you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 8, which is reaching the age of adolescence. So today, students, we have to discuss a human reproductive age, which is adolescence. So, adolescence स्टूडेंट एक ऐसी एज है जब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आने शुरू होते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. Okay, so that only we have to discuss what are the changes, how do they occur, what are the reason behind them. Okay, so let's begin our chapter. See, in the previous class we have learned about how animals including human beings reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and most vertebrates can reproduce. In this chapter we will learn why humans reproduce only after a certain age. We will also learn about the changes that takes place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. So human beings and most of the vertebrates, there is an organ system called endocrine system which consists of bag-like structure called glands. These glands release chemical substances called hormones. These hormones play an important role in bringing about changes that make a child grow into an adult. Okay, so let us discuss the endocrine system and hormones in detail. So प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है. कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो रिप्रोड्यूस करना क्यों जरूरी है कि हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में अपनी जैसी स्पीशीज या लाइफ कंटिन्यू रहे ऑन द अर्थ. सो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, इवन वर्टिब्रेट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्यों एक सर्टेन एज आने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो उस पर्टिकुलर एज के बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर अकर करते हैं सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड, ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक देयर ओनली. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स या सभी वर्टिब्रेट्स में एक्चुअली में होता क्या है कि एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसका नेम है एंडोक्राइन सिस्टम. इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बैग स्ट्रक्चर्स, जिनको ग्लैंड्स बोला जाता है. और ये ग्लैंड्स कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं विच आर नोन एज हार्मोन्स. ये हार्मोन्स ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर उन चेंजेस को लाने के लिए सो दैट वी ऑल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे. सो ग्रोथ कब से स्टार्ट होती है स्टूडेंट? जब से एक ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है या कोई भी एक न्यू इंडिविजुअल लिविंग बीइंग बॉर्न होता है तब से ग्रोथ उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही एक चाइल्ड 10 या 11 ईयर की एज को क्रॉस करता है तो एक सडन चेंज आता है या एक सडन स्पर्ट आता है उस ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ में जो नोटिसेबल होता है. यानी कि पहले भी ग्रो कर रहे थे लेकिन वो इतना कुछ डिफरेंट चेंज नहीं था. 10 to 11 ईयर्स की एज आने के बाद जो चेंजेस आते हैं यूजुअली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, दे आर नोटिसेबल, है ना? So the changes that takes place in the body are a part of growing up. This shows that a child is growing towards adulthood. This period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. A child who is no longer a child but is not yet an adult is called an adolescent. तो जो चेंजेस एक बॉडी के अंदर आते हैं उस टाइम पे वो एक ग्रोइंग अप के ही चेंजेस होते हैं. यानी कि द पर्सन, द चाइल्ड और द ह्यूमन बीइंग इज ग्रोइंग अप. ये दिखाता है कि एक चाइल्ड ग्रो कर रहा है और कौन सी एज की तरफ जा रहा है, एडल्टहुड एज की तरफ जा रहा है. ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड होता है जहाँ से एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड में डेवलप होता है एक ह्यूमन बीइंग, टाइम पीरियड इज नोन एज एडोलेसेंस, है ना? और जो चाइल्ड अब ना तो चाइल्ड रहा और ना ही अभी एक फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट बना है, उस चाइल्ड को एडोलेसेंट बोला जाता है. ठीक, नाउ एडोलेसेंस कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर्स और कंटिन्यू रहती है टिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स. एडोलेसेंस क्या होता है? टीन्स में होता है, टीन एज में होता है. दैट मीन्स 13 to 19 ईयर्स में. इसलिए एडोलेसेंस को हम टीन एजर्स भी बोलते हैं. गर्ल्स में जो है एडोलेसेंस डेट थोड़ा 1 या 2 साल पहले ज्यादा स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज. यानी गर्ल्स में एडोलेसेंस एज जल्दी स्टार्ट होती है. हाउएवर जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सभी में एक ही टाइम पीरियड तक रहे जरूरी नहीं है. एडोलेसेंस कैरेक्टराइज किया जाता है कुछ चेंजेस के थ्रू, जैसे कि गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फेशियल हेयर और मॉस्टैचेस और बियर्ड इन बॉयज में होते हैं. तो
ये फीचर्स क्या करते हैं, ये फीचर्स होते हैं जो आपके इस एडोलेसेंस स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं और इन फीचर्स की वजह से ही आप क्या कर पाते हो, एक मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर पाते हो और इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सेवरल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस एज में। दैट मीन्स इन सभी चेंजेस को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ प्यूबर्टी बोला जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है, इट इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द ह्यूमन बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी दैट इज बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि प्यूबर्टी क्या है, लाइफ के वो से जब एक ह्यूमन बीइंग किसके कैपेबल हो जाता है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है। ठीक है, और प्यूबर्टी एज तब वहां एंड हो जाती है जब एक एडोलेसेंस फुल्ली मैच्योर हो चुका है, यानी कि वो फुल्ली कैपेबल है ऑफ reproduction, right? Now, the increased glandular activity that brings puberty also causes other physical changes in adolescents. अब जो अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि हमारे इन रिप्रोडक्टिव चेंजेस के लिए क्या एक सिस्टम होता है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स के अंदर चेंजेस आते हैं, जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज होती हैं, ये प्यूबर्टी एज को डेवलप करती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, और साथ साथ और भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कुछ फिजिकल चेंजेस है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अकर होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज। नंबर 1 इज व्हाट, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हाइट में इंक्रीज होना। सो व्हाट, at the period of puberty, the long bones, that is the bones of arms and legs, elongate. This makes a person tall. Initially, girls grow faster than boys, but both reach their maximum height by about 18 years of age. However, the rate of growth is different in different individuals. Generally, it can be noticed that the height of an individual in a family is more or less than that of the other members of the family. This is because the height depends on the genes inherited from parents. तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपके आर्म और लेग्स की बोन्स, ये भी इलोंगेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो हाइट है वो किसी भी पर्सन की बढ़ने लगती है और वो टॉल होने लगता है। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में गर्ल्स ज्यादा फास्टली ग्रो करती हैं इन हाइट एज कम्पेयर टू बॉयज, लेकिन दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट तक आ जाते हैं कितनी एज से, बाय द एज ऑफ 18। ठीक है, फिर ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये डिफरेंट होता है हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल में, सभी में सेम हाइट ग्रो हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक्चुअल में कंपेयर कैसे किया जाता है किसी भी पर्सन की हाइट को, कि उसकी हाइट उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनके कंपेरिजन में वो कितना टॉल है कितना शॉर्ट है, क्योंकि हाइट क्या है, आपके जीन्स के, जो आपको अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, इनहेरिट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। नेक्स्ट चेंज क्या आता है प्यूबर्टी एज में, बॉडी शेप में, है ना। तो प्यूबर्टी एज में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी जो गर्ल्स है, गर्ल्स में चेंजेस आता है कि देयर ब्रेस्ट बिकम लार्जर, देयर हिप्स बिकम ब्रॉडर, है ना, पेल्विक रीजन वाइडर हो जाता है। बॉयज में शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाती है, फिर जो मसल्स हैं वो ज्यादा डेवलप होती हैं प्रोमिनेंटली एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये जो चेंजेस है जो बॉयज में आते हैं वो डिफरेंट होते हैं इनकी बॉडी में एज कम्पेयर टू गर्ल्स। देन चेंज इन वॉइस, वॉइस भी चेंज हो जाती है प्यूबर्टी एज में, है ना। तो जब एक इंडिविजुअल में प्यूबर्टी एज आती है तो उसका जो वॉइस बॉक्स होता है, यू नो वॉइस बॉक्स इज देयर इन द नेक रीजन, वो भी ग्रो करता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसकी वजह से उनकी वॉइस में भी चेंज आता है ना। दिस इंक्रीज इन वॉइस बॉक्स इज मोर इन बॉयज दैन इन गर्ल्स, दैट इज व्हाई बॉयज हैव अ डीप वॉइस वेयरएज गर्ल्स हैव अ पिच्ड वॉइस। तो ये जो वॉइस बॉक्स इंक्रीज होता है वो बॉयज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, इसलिए बॉयज की जो वॉइस होती है वो ज्यादा डीप हो जाती है आफ्टर द प्यूबर्टी एज, और गर्ल्स की कैसी होती है, थोड़ी सी हाई पिच्ड होती है। Growing voice box in boys can be observed as a protruding part called Adam's apple on the throat. ठीक है, थ्रोट पे उनका जो बॉयज में क्या होता है, जो उनका वॉइस बहुत ज्यादा ग्रो होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, इस ग्रोइंग पार्ट को क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हेयर, हेयर का डेवलपमेंट। तो प्यूबर्टी एज में क्या है, वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में जो हेयर है दे स्टार्ट ग्रोइंग अंडर आर्मपिट इन द प्यूबिक रीजन। यहाँ पे क्या हेयर्स क्या होने लगता है, ग्रो होने शुरू होते हैं। बॉयज में फेशियल हेयर आने लगते हैं, दैट्स वाज मॉस्टैचेस एंड बियर्ड लाइक दिस। ठीक है, फिर उनकी चेस्ट पे भी हेयर ग्रो करने लगते हैं। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच अकर इन द बॉयज इन देयर प्यूबर्टी एज। देन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स आपके डेवलप होने लगते हैं ना। तो स्वेट ग्लैंड्स को और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जिनको ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं,
ये प्यूबर्टी एज में एक्टिव हो जाते हैं, जिससे स्वेटिंग का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है इन द प्यूबर्टी एज, जिससे क्या होता है बॉडी ओडोर और स्किन कैसी होने लगती है, ऑयली होने लगती है। और ये जब एक्टिविटीज इन ग्लैंड्स की क्या स्किन में ज्यादा इंक्रीज होती हैं, तो इससे फिर आपके फेस पर क्या एक्ने एंड पिंपल्स भी होने लगते हैं, क्योंकि ऑयल और जो स्वेट ग्लैंड है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियर एंड एटीट्यूड में जो चेंजेस आते हैं, ये भी बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एडल्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है पर्सन का ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, है ना। एक इंडिविजुअल के सोचने का तरीका, थिंकिंग वे चेंजेस, ठीक है। उसके साथ एडल्ट्स क्या करने लगते हैं, टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग। In fact, it is often the time in one's life when the brain has a great capacity of learning. Sometimes, however, adolescents find themselves feeling confused, insecure, and self-conscious while trying to adjust the changes in the body and mind. These changes are a natural part of growing up and are experienced by everyone. There is no reason to feel insecure. तो एडolescents क्या करते हैं, जब उनकी एज प्यूबर्टी आती है तब उनकी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होने लगता है, कि यानी कि वो अपना ज़्यादातर टाइम क्या सोचने में ज़्यादा क्या करते हैं, स्पेंड करने लगते हैं, ठीक है। वो जो उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना होता है उसके बारे में भी वो सोचते हैं, इनसिक्योर होते हैं। इसमें इनसिक्योर होने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, बिकॉज ये चेंजेस कॉमन है और नेचुरल तरीका है आपकी बॉडी के ग्रो होने का, ये सभी में होता है। देयर इज नो वे ऑफ फीलिंग इनसिक्योर इन दीज काइंड ऑफ चेंजेस। इस टाइम पे आपकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस स्टेज ऑल्सो इन अ गुड मैनर। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डेवलप होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है। सो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद जो रिप्रोडक्टिव दैट इज सेक्स ऑर्गन्स जो है, मेल्स में टेस्टीज एंड पेनिस, ये क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं पूरी तरीके से। टेस्टीज क्या स्टार्ट कर देते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं और वो एक मैच्योर एग क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। ओवरीज क्या करती हैं, मैच्योर एग्स को रिलीज करती हैं। Adolescents become capable of reproduction when the testes and ovaries start producing gametes, यानी कि अब एडल्सेंट क्या है, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ओवरीज, वो क्या अपने अपने गिनी सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रोइंग पीरियड में वन शुड टेक न्यूट्रिशियस डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपकी बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बाकी बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्यूबर्टी एज में हमें क्या एक न्यूट्रिशियस और एक हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सो जो आपके सेक्स सेल्स या गेमीट्स होते हैं, जैसे कि मेल्स में स्पर्मेटोजा, कॉमनली आप उसको स्पर्म कहते हो, एंड एग्स दैट इज ओवा इन females and goners which are your sex organs जैसे कि testes and ovaries, ये primary sexual characteristics बनाते हैं क्या, मेल एंड फीमेल सेक्स का। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो क्या है, और आर दोज बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम द फीमेल। सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप इन गर्ल्स एंड बॉयज आर एज। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में प्यूबर्टी या एडोलेसेंस स्टेज में आना शुरू होते हैं, और इन्हीं की वजह से आप एक मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो जो मेल्स में आने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस हैं वो क्या क्या है, जैसे कि फेशियल एयर्स, बर्ड एंड मस्टैचेस डेवलप हो जाती है, हेयर डेवलप होते हैं आर्म पिट्स, चेस्ट, प्यूबिक रीजन में, वॉइस क्योंकि डीप होने लगती है, लो पिच वॉइस हो जाती है, एडम एप्पल जो है थ्रोट में वो डेवलप होता है, सी दिस इज योर एडम एप्पल, वॉइस बहुत ज्यादा एनलार्ज होता है, मसल्स जो है वो डेवलप होती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं वॉइस में, उनके जो बॉडी वेट है वो बढ़ने लगता है, सभी ज्यादा चेंजेस। नेक्स्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या आते हैं, देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। फिर हेयर डेवलप होने लगता है इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, हिप्स ब्रॉडन, पेल्विक रीजन वाइड हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट हो जाती है, स्टार्ट होने लगती है, डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स एंड देन डेवलप्ड हाई पिच्ड वॉइस, यानी कि गर्ल्स की क्या हाई पिच वॉइस होती है, श्रिल वॉइस होती है, बिकॉज उनका जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा कम एनलार्ज होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। अब ये सारे चेंजेस जो एक एडल्ट्स के अंदर आते हैं ड्यूरिंग देयर प्यूबर्टी एज, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करते हैं आपके हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स,
that we have to discuss in this topic which is known as endocrine system and hormones. ठीक है, देखो अभी बताया था ग्लैंड क्या एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है या रिलीज करता है कुछ सब्सटेंसेस को, और वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के यूज के लिए होते हैं। ठीक है, सो हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक ऐसे जिनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं और दूसरे ऐसे ग्लैंड विच आर विदाउट डक्ट। ठीक है, सो वो ग्लैंड जो डिस्चार्ज करते हैं अपने सिक्रेशंस को थ्रू अ डक्ट और ट्यूब भी कह सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो ट्यूब वाले प्रेजेंट होते हैं, और वो जब अपने सब्सटेंसेस को इस डक्ट या ट्यूब के थ्रू सीक्रेट करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को वी कॉल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एग्जाम्पल दे हैव गिवन सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वे सीक्रेट HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम एंजाइम्स। फिर म्यूकस सेल भी यही प्रोड्यूस करता है, म्यूकस। ठीक है, फिर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड है जो सीबम क्या है, एक फैटी ल्यूब्रिकेंट मैटर होता है ना। तो ये सब आपके कौन से ग्लैंड्स है, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अभी एक और सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि उनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि वो अपने सिक्रेशन को क्या डक्ट के थ्रू सिक्रेट नहीं करते हैं, और उन सिक्रेशंस को बोला जाता है हार्मोन्स, है ना। डायरेक्टली वो अपने इन हार्मोन्स को या अपने सिक्रेशंस को विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं, एंड सच काइंड ऑफ ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, एग्जाम्पल थायराइड। ठीक है, सो जो ग्रुप है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या करता है, वेरियस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। देयर आर मोर देन अ डजन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, 1 डजन से भी ज्यादा ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन क्या है, हार्मोन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मीनिंग होता है टू सेट इन मोशन। दैट मीन्स हार्मोन्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल बिहेवियर एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 जनरल क्लासेस होती हैं हार्मोन्स की। नंबर 1 स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, अब ये हार्मोन्स है जो फंक्शन करते हैं स्पेशली इन अ वैरायटी ऑफ फीमेल फंक्शनल सेक्स हार्मोन्स, ऑल ऑफ विच आर लिपिड्स मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो ये हार्मोन्स फंक्शन करते हैं स्पेशली कहाँ, जो आपके फीमेल फंक्शन जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें ज्यादातर वो किससे बने हैं, लिपिड से बने हैं, दैट इज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, वहां स्पेशली ये फंक्शन करते हैं, इसलिए इनको स्टेरॉइड हार्मोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये हार्मोन्स है जो कहाँ से मिलते हैं, अमीनो एसिड से, स्पेशली टायरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट इज पेप्टाइड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या है, विच आर द मोस्ट न्यूमरस और डाइवर्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स यही होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हार्मोन्स की गिवन है, जैसे कि हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं फंक्शन पे, यानी कि किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, टिश्यू या सेल पे ही अपना फंक्शन करते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, इनके जो एक्शंस होते हैं काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, है ना। दे आर सीक्रेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कोई भी हार्मोन किसी दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे एक्ट करते हैं, एक एज ए केमिकल मैसेंजर दे एक्ट, दैट हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये कंट्रोल कर सके। दे आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। स्पेसिफिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये सीक्रेट होते हैं, और केमिकली यानी कि किससे बने हैं, ये प्रोटीन्स, अमीनो एसिड और स्टेरॉइड से मिलकर हार्मोन्स क्या बनते हैं हमारी बॉडी में। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन। सो फंक्शंस क्या क्या है हार्मोन्स के, पहला कि हार्मोन्स हमारी टिश्यू एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। देन दे सिंथेसाइज, स्टोर एंड यूटिलाइज सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस को पहले ये प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको यूटिलाइज भी करते हैं, प्लस हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स को भी कंजर्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनको इन्हें हमें समझाया गया है। इसमें नंबर 1 है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, आपके जस्ट बिलो द ब्रेन के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के 9 मेजर हार्मोन्स को सीक्रेट करता है ना। और बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के, वो सभी किसी ग्लैंड के कंट्रोल्ड में रहते हैं।
ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही हार्मोन डिस्कस करना है। एक है थायरोट्रॉप्सिन, दैट इज व्हाट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है सोमेटोट्रोपिन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले थायरोट्रोपिन TSH है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है, सो दैट वो क्या प्रोड्यूस करे, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करे। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। फिर दूसरा है GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। ये हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, इनकी ग्रोथ को क्या करता है, थ्रू आउट द बॉडी स्टिमुलेट करता है। एक पर्सन जिसमें क्या ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा, वो कैसे होंगे, मेनली शॉर्ट होंगे, यानी कि उनकी हाइट ज्यादा बढ़ती नहीं है और वो क्या हो जाता है, ड्वार्फ्स, यानी कि छोटे या बोने ही रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिनमें क्या बहुत ज्यादा ये हार्मोन, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो पर्सन में ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा टॉल या जायंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है कहाँ, आपके एट द बेस ऑफ थ्रोट रीजन, हमारे थ्रोट रीजन के नीचे थायराइड ग्लैंड होता है। ये किससे कंपोज्ड है, दो लोब से, टू लोब से कंपोज्ड है, जो एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है, क्या, दोनों ट्रैकिया के दोनों साइड पे। ठीक है, जस्ट बीनीथ द थायराइड कार्टिलेज। ठीक, उसके साथ साथ ये क्या, बाकी सारे हार्मोन्स के साथ इट मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन व्हिच कंटेन्स आयोडीन, यानी कि क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है कि इट इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब जब थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में, तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने लगती है, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, और इस डिजीज को बोला जाता है क्रिटिनिज्म। ठीक है, चलो, लेकिन जब एडल्ट्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या डेफिशिएंसी होती है, तब जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज गॉइटर। ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट्स इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड मेक्स अ पर्सन लूज हिज और हर वेट। और जब बहुत ज्यादा अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो गॉइटर नाम की डिजीज होती है। लेकिन अगर इंक्रीज हो चुका है, जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और जो पर्सन है वो अपना क्या, वेट लूज करने लगता है बहुत ज्यादा। चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हार्मोन्स एंड देयर रोल इन द ह्यूमन बॉडी। अब सभी हार्मोन्स और उनके जो रोल्स है ह्यूमन बॉडी में, दे हैव गिवन टू अस। जैसे कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, दूसरा GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। TSH का काम क्या होता है कि एक तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके ग्रोथ और फंक्शन को कंट्रोल करना, और ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसका काम है क्या, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। नेक्स्ट, इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन में रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड goiter व्हिच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेक। यानी कि जब क्या ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट नहीं होता है एडल्ट्स में, तब एक डिजीज होती है जिसका नेम होता है क्या, goiter, जो कि क्या, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होने लगती है ना, जिसमें जो आपके नेक वाला पार्ट है वो स्वेल होने लगता है लाइक दिस। देखो, ये है goiter की कंडीशन, जब आपका नेक वाला पार्ट ऐसे स्वेल हो जाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज goiter। ओके, चलो, नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बोला जाता है, ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं दैट इज इंसुलिन। ठीक है, तो पेनक्रियास सीक्रेट द हार्मोन व्हिच इज नोन एज इंसुलिन। इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी में रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। यानी कि जब आपकी बॉडी ज्यादा क्या इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तब डिजीज होती है व्हिच इज नोन एज डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड, जो कि आपके एड्रेनलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, चलो, एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी को डिफेंस करने में हेल्प करता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरीज का एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, जो कि फीमेल्स में एग प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल में उसको डेवलप करता है।
बॉडी के जो 6 ऑर्गन्स है प्यूबर्टी एज में उनकी ग्रो करवाता है और मंथली प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज टेस्टिस, ठीक है, they are located, they are in the males only and they produce a hormone which is known as testosterone. टेस्टोस्टेरोन का काम है मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन करवाना, जो मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करना और उनकी जो बॉडी है रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट से उनकी ग्रोथ करना इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्लस उनके सेक्स ऑर्गन्स को भी डेवलप करना, ठीक है। दैट मींस मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जितने भी आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास कहें इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये आपके स्टमक के नीचे होते हैं, है ना, लिवर के पास, ठीक है। ये एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। एंडोक्राइन पार्ट क्या इंक्लूड करता है, इसमें टिश्यूज के पैचेस जिनको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इंसुलिन नाम का हार्मोन ये सीक्रेट करता है अलोंग विद द अदर हार्मोन्स, ठीक। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है, ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। हर एक एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, रियली 2 एंडोक्राइन ग्लैंड, द आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला, ठीक है। चलो फिर मोस्ट वेल नोन हार्मोन, सबसे ज्यादा वेल नोन हार्मोन जो एड्रीनल या मेड्यूला जो है एड्रीनल का सीक्रेट करता है वो है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का क्या काम है, इसको हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है एक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जब हम किसी स्ट्रेसफुल या पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तब, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट द बॉडी एक्सपीरियंसेस इमोशनल स्टेट्स सच एज एंगर, एक्साइटमेंट, फियर। ये जितने भी आपसे इमोशनल स्टेट्स आते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं, है ना। जो चेंजेस है brought about by adrenaline are widespread, very rapid and last for a very short time. Some of the changes brought about adrenaline are listed below. और इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से जो चेंजेस आते हैं काफी वाइडस्प्रेड होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होते, काफी शॉर्ट टाइम के लिए क्या लास्ट करते हैं। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं जब एड्रेनलिन हार्मोन एक्ट करता है बॉडी में, तो ये हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ना, redistribution of blood away from the skin and gut capillary networks to the heart and skeletal muscle, यानी कि क्या वो ब्लड जो हमारा स्किन या जो हमारे गट कैपिलरी में जाता है उसकी सप्लाई किधर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, हार्ट और हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है। नेक्स्ट क्या, इरेक्शन ऑफ हेयर ऑन द स्किन, ठीक है। क्या आपका नेक्स्ट है डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आईज, हमारे आईज के जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी का ओवरऑल एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। अब एंडोक्राइन पार्ट जो है मेल गोनाड्स के, ठीक है, यानी कि वो जो 2 टेस्टिस होती है जो मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, और टेस्टोस्टेरोन का काम है क्या डेवलप करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसके, मेल्स के, बॉयज के डेवलप करना। फिर बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट किसके, फीमेल गोनाड्स के, जो कि 2 ओवरीज होती है, ये प्रोड्यूस करती है फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज नोन एज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम होता है क्या, फीमेल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना या डेवलप करना, ठीक है। चलो तो ये आपके हार्मोन्स थे ग्लैंड्स के साथ। नाउ वी हैव टू डिस्कस रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, सी जिस सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ क्या एक इंसेक्ट है, उसका जो कैटरपिलर होता है उसको क्या बहुत सारी स्टेजेस को पास करना पड़ता है एक एडल्ट बनने के लिए। ऐसे एक टेडपोल होता है क्या, फ्रॉग का बेबी, फ्रॉग का लार्वा जो होता है वो भी बहुत सारी स्टेजेस पास करता है टू बिकम अ फ्रॉग। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रॉम चेंज फ्रॉम लार्वा और कैटरपिलर टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब प्रोसेस जो है मेटामॉर्फोसिस का इंसेक्ट्स में वो भी कंट्रोल किया जाता है बाय सम इंसेक्ट हार्मोन्स। तो इंसेक्ट्स में हार्मोनल सिक्रेशंस क्या रेगुलेट करता है, मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट एंडाइजोन या मोल्टिंग हार्मोन होते हैं इंसेक्ट के अंदर जो सीक्रेट किए जाते हैं बाय प्रोथोरिक ग्लैंड, ठीक है। और इनको कौन रेगुलेट करता है, उनके ब्रेन के न्यूरो सिक्रेशंस। फिर एक है जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेनिन भी बोला जाता है, इसको सीक्रेट करते हैं कॉर्पस एलेटम के सेल्स, ठीक है। ये इंसेक्ट का जो लार्वा होता है उनके अंदर होते हैं सेल्स जो कि ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और ये उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर फ्रॉग में जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का
वो थायरॉक्सिन हार्मोन भी रेगुलेट करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड इनके अंदर भी है, जो कि प्रोड्यूस करेगा। फिर टेडपोल क्या है, कैन नॉट बिकम एन एडल्ट एज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द वाटर वेयर इट इज ग्रोइंग। तो टेडपोल क्या एडल्ट बिकम नहीं कर पाता, एडल्ट में डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि पानी के अंदर क्या आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि जब तक उसकी ग्रोथ नहीं होती वो पानी के अंदर नहीं रहता है। सो दिस इज बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, है ना। तो इसीलिए क्या थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस होना जरूरी होता है, जिसके लिए आयोडीन की प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज कैसा होता है वो हमें डिस्कस करना है। तो ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो है उनकी लाइफ का, वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और जनरली कब तक करता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन फीमेल्स। The reproductive period in females begins at puberty and lasts till the age of about 45 to 50 years. Ovaries start becoming mature with the onset of puberty. One of the ovaries release one ovum once in a month. This is called ovulation. The wall of the uterus becomes fixed to receive the egg. In case fertilization occurs, this results in pregnancy. So मेल्स में जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज ज्यादा लंबे समय तक चलता है, जबकि फीमेल्स में प्यूबर्टी एज में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है एंड अराउंड 45 टू 50 ईयर्स तक वो खत्म हो जाता है। फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जब एक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो एक फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वो एक मैच्योर एग ओवा को क्या रिलीज करने लगती है। वंस इन अ मंथ, पूरे मंथ में एक क्या ओवम मैच्योर होके एक ओवरी से बाहर आता है ना। द यूट्रस की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, सो दैट अगर जो मेल सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म, अगर वो क्या इफ इन द केस आकर क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है फीमेल सेक्स सेल दैट इज ओवा के साथ, देन द फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड दिस इज द रिजल्ट इन देन प्रेगनेंसी अकर्स। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन केस फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर आपकी क्या हो जाता है, द फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इन केस, तब क्या होता है, जो एग है तो रिलीज हुआ था और जो यूट्रस की लाइनिंग की जो ब्रॉड हो जाती है वो ब्लड और टिश्यूज के साथ डिस्चार्ज हो जाती है आउट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना इज द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेस ब्लीडिंग इन वुमेन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसकी वजह से जब वो डिस्चार्ज किया जाता है तो वुमेन में ब्लीडिंग होती है और इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या वंस इन 28 टू 30 डेज। ठीक है, हर मंथ में 28 टू 30 डेज के टाइम पीरियड के बाद ये एक बार आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है। पहला जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है, जिसको मेनार्ज कहा जाता है। बिगिनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद रेगुलर होने लगती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वुमेन में फिर एंड हो जाती है एट द एज ऑफ अबाउट 45 टू 50 ईयर्स में। और जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट इज नोन एज मेनोपॉज। फिर जो इवेंट्स होते हैं विच अकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि एग का मैच्योर होना और उसका फिर रिलीज होना। तो यूट्रस वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो यूट्रस वॉल के अंदर एग आता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसमें फिर बाद में वही उसका डेवलपमेंट होता है। फिर यूट्रस वॉल शेड ऑफ होने लगती है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, नाउ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब जो बेबी है उसके सेक्स को कि वो मेल होगा या फीमेल होगा कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है मदर के वॉर्म के अंदर अभी वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पेयर्स में होते हैं हमेशा। सो हर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें एक पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। और ये जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नेम होता है एक्स एंड वाई। फीमेल सेल के अंदर एक्स एक्स पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल सेल के अंदर एक्स वाई पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सी दिस इज फादर मेल, इनके अंदर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होंगे, एंड दिस इज मदर जिनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब मेल सेक्स सेल दैट इज गेमीट किसके साथ, फीमेल सेक्स सेल सॉरी मेल सेक्स सेल विच इज स्पर्म फ्यूज होता है फीमेल सेक्स सेल ओवा के साथ, तब उनके साथ एक एक क्रोमोसोम भी जाके फर्टिलाइज होता है।
तो अगर यहाँ से क्या स्टूडेंट, यहाँ से तो दोनों में ही चांसेस है कि, क्योंकि फीमेल्स के पास दोनों ही क्रोमोसोम सेम होते हैं एक्स एंड एक्स, तो यहाँ से हर एक कंडीशन में क्या एक्स सेल ही आएगा। तो अगर यहाँ से एक्स सेल आता है, यहाँ से भी एक्स सेल आता है, देन एक्स बिकम्स व्हाट, फीमेल क्या, बेबी गर्ल। तो क्या होता है, फीमेल बेबी गर्ल होती है। लेकिन यहाँ से अगर एक्स आता है, यहाँ से वाई आता है, देन एक्स वाई बिकम्स व्हाट, बेबी बॉय। ठीक है, सो चलो आगे टेबल है कि जो गेमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म में ओवा, इनमें से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सब में कितने, दो दो सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो गेमीट सेल होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसमें तो हमेशा वन एक्स क्रोमोसोम रहेगा। स्पर्म में दोनों में से कोई सा भी सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है, आइदर एक्स और वाई। तो अगर एक ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्स सेक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, तो जाइगोट के अंदर क्या जाएगा, एक्स एक्स पेयर जाएगा, जिसकी वजह से द बेबी विल बी अ गर्ल। लेकिन अगर स्पर्म जिसके अंदर वाई एक्स क्रोमोसोम, वो जाके फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, तो जाइगोट के अंदर कौन सा पेयर बनेगा क्रोमोसोम का, एक्स एंड वाई, है ना, देन दैट मीन्स द बेबी विल बी अ बॉय। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो अभी बताया था स्टार्टिंग में कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन, थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है अपनी डाइट के टूवर्ड्स, अपने पर्सनल हाइजीन के टूवर्ड्स, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, टू स्टे हेल्दी एंड टू डेवलप प्रॉपरली। ठीक है, चलो सो सबसे पहले न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या है कि एक एडोलेसेंट इंडिविजुअल को क्या, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने। एक टिपिकल बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफ एज, वाटर इन एडिक्वेट प्रपोर्शन प्रेजेंट होना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसको हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हमको माइंड में रखने हैं सो दैट हम अपनी एडोलेसेंस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो सबसे पहले कि वन शुड इंक्लूड प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द डाइट। बहुत ज़्यादा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स डाइट में लेने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, एग, मीट, फिश, सो दैट प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट मिले। अवॉइड कंज्यूमिंग जंक फूड, कम खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये ज़रूरी है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। Since girls starts menstruating at this age, they need to consume foods rich in iron, calcium and zinc. क्योंकि गर्ल्स में menstruation हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है स्टेज में, तो इनको ऐसे फूड खाने चाहिए, ऐसे फूड मटेरियल्स विच आर रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। ठीक है, स्टेल या फिर एक्सपोज फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या, पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस एज में। ठीक है, बिकॉज स्वेटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंस एज में, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड आपके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं स्वेट के अंदर, है ना, जिससे बैड ओडोर आने लगती है। सो वन कैन मैनेज दिस ओडोर बाय बेडिंग डेली एंड वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, अंडरगारमेंट्स शुड बी चेंज एवरी डे। ठीक है ना, सो क्या हम इस गंदी जो ओडोर होती है इसको मैनेज कर सकते हैं डेली नहा कर, और साफ क्लोथ्स पहन के, अंडरगारमेंट्स रेगुलरली चेंज होने चाहिए। फिर डिओड्रेंट्स और जो टैल्कम पाउडर है इनको भी आप यूज कर सकते हो अपनी बॉडी ओडोर को क्या करने के लिए, कंसील करने के लिए और बॉडी को ड्राई रखने के लिए। क्लीनलीनेस रखना जरूरी है सो दैट आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद, स्पेशली इन द गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स आर अफेक्टेड बाय एक्ने और पिंपल्स। एक्ने और पिंपल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंस एज में। तो क्या करना चाहिए, फेस को एक माइल्ड नॉन ऑयली सोप से क्लीन करना चाहिए, सो दैट आपकी स्किन क्लीन रहेगी, तो आपके क्या पिंपल्स कम होंगे। तो पिंपल्स अगर फिर भी होते हैं तो वी शुड नेवर पिक देम, है ना, ना ही उन्हें स्क्वीज करना चाहिए, उससे परमानेंट स्कार आपके फेस पे आ जाते हैं। कुछ केसेस में तो एक्ने क्या मेडिकल अटेंशन भी रिक्वायर करते हैं। फिर आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। अपने टीथ, माउथ को प्रॉपरली हर एक मील के बाद क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। देन क्लीन टॉयलेट्स का यूज आपको करना चाहिए फॉर डेफिकेशन। वन शुड नॉट यूरिनेट एंड डिफिकेट इन ओपन फील्ड्स और एट द रोड साइड। ठीक है, रोड साइड या ओपन फील्ड्स में हमें कभी भी डेफिकेट या यूरिनेट नहीं करना है। फिर one should never poke his or her ears or nose with fingers. Use cotton buds or clean handkerchief or tissue paper for cleaning these body parts. अपने ईयर्स को, अपने नोज को क्लीन करने के लिए फिंगर्स को कभी पोक नहीं करना चाहिए। आप किसका यूज कर सकते हो, कॉटन बड्स का या एक साफ हैंडकरचीफ का यूज कर सकते हो अपने इन बॉडी पार्ट्स को
क्लीन करने के लिए। देन इन पब्लिक प्लेसेस बेल्चिंग एंड फार्टिंग ये सब अवॉइड होना चाहिए बाय ऑल मीन्स। बैलेंस डाइट अगर हम प्रॉपर टाइम में लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कि आप कोल गैसेस क्या करोगे, रिलीज करोगे। नाउ थर्ड इज फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है कि टीनेज पर्सन्स को रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए फ्रेश एयर में, सो दैट उनकी बॉडी फिट एंड फाइन रहे, है ना। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स, आउटडोर गेम्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, डांसिंग, ये कुछ अच्छे फिजिकल एक्सरसाइज हैं। हमें क्या मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के जाने के लिए मतलब घूमने की अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स क्या है? एड्स है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिजीज है जो HIV वायरस के थ्रू कॉज होती है ना। ये वायरस क्या करता है? ये एक पर्सन की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को, उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सो दैट उसकी बॉडी, पर्सन की बॉडी ज्यादा प्रोन हो जाती है टू डिजीजेस। क्या क्या कॉजेज है एड्स के? फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ द निडल ऑफ द सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, यानी कि जब आप क्या जो सिरिंज है जिसके थ्रू क्या ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं वो शेयर कर रहे हो। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन वाली जो सिरिंज है उसको अगर किसी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाएगा तो उससे भी वो क्या बीमारी हो सकती है। फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो भी ये बीमारी हो सकती है। देन ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को जब एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, देन ऑल्सो दिस डिजीज कैन बी कॉज। फिर इन्फेक्टेड जो मदर होगी वो भी HIV को पास कर देती है, किसके थ्रू? अपने मिल्क के थ्रू टू एन इन्फेंट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट एड्स। एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज करके। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही आप ब्लड लो फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल। फिर safe and protected sex के through, that is by always using what condoms and all, which are a kind of contraceptive measures. नेक्स्ट इज HIV इन्फेक्टेड मदर को कभी भी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए, बिकॉज उससे भी क्या ये वायरस पास हो सकता है टू द इन्फेंट बेबी। ओके, चलो, so the chapter is completed over here. We have discussed all the changes which occur in the adolescence age, the endocrine system, the menstrual cycle which occur in the female, and all the secondary sexual changes and their causes. So the chapter is completed. I hope the chapter is very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.